हेलो दोस्तों, आज का ये रिव्यू वीडियो है एक ब्रांड न्यू कॉमिक्स को लेकर। पब्लिशिंग हाउस का नाम है आर्क कॉमिक्स और उनकी ये ताज़ा तरीन पेशकश है डिटेक्टिव अभिराज। पास से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये डिटेक्टिव जॉनर को खंगालती एक कोशिश है, एक प्रयास है। और जब हम जासूसी जॉनर के बारे में बात करते हैं तो फिर कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग थोड़ा सा बुज़ुर्ग लोग हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि 80 और जो 90 का दशक था, इस दौरान काफ़ी जासूसी पर आधारित ना सिर्फ धारावाहिक आए बल्कि उपन्यास और कॉमिक्स भी आई। अगर ऑफ द माइंड अगर मुझे कुछ नाम याद आते हैं धारावाहिक की बात से हम शुरुआत करें तो ब्योमकेश बख्शी, रिपोर्टर, तहकीकात और राजा और रैंचो, ये काफ़ी सीरियल काफ़ी पॉपुलर रहे अपने टाइम में। वहीं अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो चित्र भारती कथामाला की एक कॉमिक्स आया करती थी, प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, जो कि अनुपम जी द्वारा बनाई गई थी। और फिर मनोज कॉमिक्स में राम रहीम करके एक जोड़ी आती थी जो कि जासूसी पर आधारित था, वो पूरा प्लॉट उसका। तो ये कुछ नाम माइंड में आते हैं। और अब जब हम पीछे मुड़कर देख ही रहे हैं तो फिर ये भी एहसास होता है कि पिछले लगभग 2.5 दशक में ऐसी कोई खास पेशकश हुई नहीं है इस डिटेक्टिव जॉनर में। काफ़ी दुख होता है। लेकिन अभी हाल ही में बुलसाई पब्लिकेशन की तरफ से एक कोशिश की गई थी उस पुराने जॉनर को रिवाइव करने की। राग रहमान करके इनके 2 किरदार आए थे जो कि कुछ कुछ राम रहीम की याद दिलाते थे। इट वॉज अ होमाज टू दोज कैरेक्टर्स और रेट्रो का पूरा फील देके इस पूरी कॉमिक्स को बनाया गया था। काफ़ी मैं कहूँगा एक सफल प्रयास था वो। तो उसी श्रेणी में ये कॉमिक्स आती है डिटेक्टिव अभिराज। यहाँ पर भी कुछ कुछ रिवाइव करने की कोशिश की गई है इस जॉनर को। और चलिए थोड़ी सी छानबीन हम भी करेंगे आज और देखेंगे कि ये प्रयास किस हद तक सफल हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, क्विकली बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स की बाहरी रूपरेखा की और क्रिएटिव टीम की। ये इंग्लिश का वेरिएंट कवर है मेरे पास, जिसका कवर आर्ट बनाया है नन अदर देन दीपजॉय सुब्बा ने, पेइंग अ होमाज टू शर्लॉक होम्स। और इस कॉमिक्स का ये मैं आपको बैक कवर भी दिखा देता हूँ। और फ्रंट कवर देख के काफ़ी हद तक याद आती है बुलसाई कॉमिक्स के, राज रहमान के कॉमिक्स की। और अब अंदर के पेजेस की तरफ चलें तो जॉयराज शर्मा का नाम यहाँ पे थोड़ा सा मिसस्पेल्ड कर दिया है। ये नॉर्थ वाले शर्मा जी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले शर्मा हैं। सो इट्स जॉयराज शर्मा। ओके, सो जॉयराज शर्मा एंड निशान नागपुर वाला की स्टोरी और स्क्रिप्ट है। आर्टवर्क है अमित एल्बर्ट का। कलर्स हैं ऋषिकेश सुराटकर के। इंग्लिश एडिटिंग की है प्रतीक ने और लेटर्स हैं रविराज आहूजा के। सो ऑल एंड ऑल देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों, अब कहानी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस नए लेखक के बारे में। जॉयराज शर्मा नॉर्थ ईस्ट के असम से आते हैं और ये एक नवोदित लेखक हैं और कॉमिक बुक राइटिंग में ये उनका पहला प्रयास है। प्लॉट के बारे में थोड़ा बता दूं। कहानी मुंबई में बेस्ड है। सो मुंबई शहर में एक सीरियल किलर है जो कि सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं कर रहा है। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर प्रहलाद, तो उनके तो तोते उड़े हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसे में जब कमिश्नर का ऊपर से प्रेशर है तो ही रीचेज आउट टू हिज ओल्ड कॉलीग या फ्रेंड, कुछ भी कहें आप, डिटेक्टिव अभिराज से वो संपर्क करते हैं, जो कि फॉर्मरली एक पुलिस ऑफिसर थे, बट प्रेजेंटली अब वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं विलफुली, और अब वो एक डिटेक्टिव का रोल निभा रहे हैं। तो वो उनको रीच आउट करते हैं मदद के लिए। अब डिटेक्टिव अभिराज का आगमन होता है मंच पर, और यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कोई सुराग ढूंढने की। बट दिक्कत यह है कि इस पूरे हत्याओं का जो प्रोसेस है उसके दौरान हत्यारा सिवाय एक चीज़ के कोई और सुराग नहीं छोड़ रहा है, और वो चीज़ है इट्स एक्चुअली सिग्नेचर। वो हर क्राइम स्पॉट पर एक रेड रोज़, लाल गुलाब का फूल छोड़कर चला जाता है। इसके अलावा ही इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज मर्डर्स इन अ वेरी इमैक्यूलेट वे। कोई सुराग नहीं छोड़ रहे हैं वो। सो यहाँ पे दिक्कत का विषय हो जाता है उन सभी के लिए, और ये पूरी कहानी उसी पर आधारित है। लास्ट में आके केस भी सॉल्व होता है, बट उसके लिए आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब मैं बात आता हूँ कि क्या हो सकता था और क्या नहीं।
देखिए दोस्तों, कहानी में संभावनाएं बहुत थी, बट अल्टीमेटली ये एक एवरेज स्टोरी लाइन के तौर पर निकल कर आती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी कहानी हो, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, उसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में वो विभाजित होती है। पहला, एक बिगिनिंग होती है जहाँ पे आप इंट्रो देते हैं, प्लॉट को सेट करते हैं, कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर एक मिडल होता है कहानी का, जहाँ पर आप उसको आगे लेकर जाते हैं। वहाँ पे प्लॉट थोड़ा और थिकन होता है, थोड़ी सी और उसमें गंभीरता आती है, कैरेक्टर्स आते हैं, कहानी की पेस बढ़ती है। और उसके बाद तीसरा पार्ट होता है एंड का, जहाँ पर उसका कंक्लूजन निकल के आता है, क्लाइमेक्स भी हम उसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है एक्शन, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल कर आता है। तो ये एक सक्सेसफुल कहानी की निशानी है। इस कहानी में होता क्या है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मिडल। कहानी का पहला फ्रेम ही हत्याओं की पुष्टि कर देता है, और वहीं से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो 36 पेज की अगर ये स्टोरी लाइन है, तो आप देखिए कितना स्कोप है इसमें, काफ़ी कुछ करने का। लेकिन राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, फर्स्ट फ्रेम एंड टिल द 26 पेज, ये हत्याएं ही चल रही हैं बैक टू बैक। सो मतलब ये चीज़ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है जो आप फर्स्ट 10-15 पेजेस में भी इस्टेब्लिश कर सकते थे। उसके बाद आपने बाकी के किरदारों को उनकी असमंजस की स्थिति को और थोड़ा दिखाना था, विषय की गंभीरता पर और फोकस करना था। वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। बहुत फास्ट पेस चलता है, एक के बाद एक हत्याएं होती हैं। और जब आप दिखा रहे हो कि ये जो सीरियल किलर है ये बहुत ही मंझा हुआ है, बहुत इमैक्यूलेटली बिना किसी गलती के हत्याओं को, वारदातों को अंजाम दे रहा है, तो वहाँ कुछ फोकस नहीं है। ठीक है, आप सस्पेंस रखना चाहते हैं, लेकिन बाकी किरदार भी तो हैं यहाँ पे। पुलिस इंस्पेक्टर है, कमिश्नर है, जो जिनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके परिजन हैं, और डिटेक्टिव भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो कहीं पर भी आपको ठहराव देखने को नहीं मिलता है जो कि स्थिति की गंभीरता को कैप्चर कर पाए। तो वहाँ पे राइटर थोड़ा सा मार खा जाते हैं। आई थिंक ही इज़ अ न्यू गाय, ही इज़ ट्राइंग टू होन हिज स्किल्स, लेकिन उसको थोड़ा शार्पन करने में टाइम लगेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं। 26 पेजेस, फर्स्ट 26 पेजेस में ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके बाद जो लास्ट के 10 पेजेस हैं, उसमें ऑल ऑफ अ सडन डिटेक्टिव को कुछ माइंड में क्लिक करता है, कुछ क्लूज वगैरह मिलते हैं, देन ही रीचेस टू अ कंक्लूजन, और वो फिगर आउट कर लेता है कि हत्यारा कौन है। एंड देन द कंक्लूडिंग पार्ट, द लास्ट 2-3 पेजेस, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। एक तो इसके स्ट्रक्चरली थोड़ा सा इशू है, दूसरा इसमें ठहराव नहीं है कहीं पर भी। देखिए, जब इस तरह की परिस्थिति से आप, इस तरह के प्लॉट से आप डील कर रहे होते हैं, तो आपको ये भी दिखाना होता है कि मामले की गंभीरता कितनी है, और व्हाट ऑल आर द स्टेक्स। क्या कुछ हो सकता है अगर चीज़ें टाइम रहते हैं सॉल्व नहीं की गई तो वो गंभीरता, वो ठहराव, वो मिसिंग है। कहानी कहने का अंदाज बहुत ही प्लेन, बहुत ही मंडेन है। डायलॉग्स बहुत इम्प्रेसिव हो सकते थे, जिस तरह की सिचुएशंस पैदा हो रही थी वो कहीं पर भी हमको नहीं दिखता है। और लास्ट में इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया है बिना किसी उतार चढ़ाव के। देखिए, होना क्या चाहिए, जासूसी पर आधारित अगर आप कोई प्लॉट बनाते हैं, तो वहाँ पर पहले तो आपने इंट्रो दे दिया, फिर आपने सारे कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश कर दिए, फिर हत्याओं का सिलसिला जो कि अमूमन होता है वो होता हुआ दिखाया गया, फिर एडिशनल कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, वो केस को सुलझाते हैं साथ मिलकर, और बीच में जो मिडल पार्ट होता है कहानी का, वो बहुत अहम होता है, क्योंकि वहाँ पर शक की सुई लगभग सभी अहम किरदारों पर घूमती रहती है। और जैसे ही किसी एक किरदार पर थोड़ा सा यकीन ज़्यादा होने लगता है कि यही है वो हत्यारा, उसी टाइम ऐसा कुछ होता है कि शक की सुई किसी और के ऊपर चली जाती है, और ये एटलीस्ट 3-4 किरदारों के साथ होता दिखता है। तभी वो असमंजस की स्थिति दिखती है कि भाई तभी तो केस सॉल्व करने का मज़ा है, जब आप इतना भटक जाओ, पता ही ना लगा पाओ, गैस ही ना कर पाओ कि कौन हो सकता है हत्यारा। तो वो सब चीज़ इसमें मिसिंग है। तो मिडल पार्ट का ना होना एक कमी के तौर पर उभर कर सामने आता है। दूसरा कि डायलॉग्स बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत ही मंडेन वे में लिखे गए हैं, और कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब एक हवलदार अपने सीनियर्स को कभी भी ना करके ऐसे तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इफ़ यू आर आस्किंग हिम अबाउट समथिंग, तो ऐसे बात करेगा, नहीं साहब, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट दिस वे, या कुछ। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं कहीं भी। आप थ्रू आउट देखेंगे, 3-4 जगह मैंने नोटिस किया, हवलदार अपने बॉस को नया करके कर रहा है, फिर वो डिटेक्टिव है वो कमिश्नर के सामने ने करके रिप्लाई कर रहा है।
तो ये दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स समहाउ डोंट जस्ट फिट इन, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। हम मॉडर्न डे रीडर्स हैं, हम थोड़ी सी रियलिटी भी चाहते हैं। मतलब अगर आपको कोई कहानी, ठीक है इमेजिनेशन से भरपूर एक दुनिया है वो, लेकिन आपको थोड़ा सा रियल लाइफ के करीब कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और सिचुएशंस को दिखाना चाहिए। और काफ़ी कुछ हो सकता था, बट आई एम श्योर ही इज़ अ न्यू गाय, ही विल डू मच बेटर इन फ्यूचर स्टोरीज। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। आर्ट वर्क अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इस कॉमिक का सबसे वीक पॉइंट इसका आर्ट वर्क ही है। आर्टिस्ट अमित एल्बर्ट ने एक अच्छा खासा मौका खो दिया है कॉमिक्स एंथुसियास्ट को इम्प्रेस करने का। देखिए स्टोरी भले ही एवरेज है, बट उसको भी अच्छे आर्ट वर्क से काफ़ी हद तक निखारा जा सकता था। कॉमिक्स आर एसेंशियली अ विजुअल मीडियम। काफ़ी पैनल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो कि खाली मालूम पड़ते हैं, डिटेलिंग का अभाव है। आई मीन इंस्पेक्टर प्रहलाद, हवलदार तांबे और डिटेक्टिव रविराज, अगर आप इनकी ही डिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या ही कहूँ। हालांकि रविराज आहूजा जी ने काफ़ी कोशिश करी है अपने स्पीच बबल्स के थ्रू इस बोरिंग आर्टवर्क को बचाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जैसे कि मैंने कहा, दीपजॉय सुब्बा का बनाया हुआ वेरिएंट कवर आर्ट काफ़ी अच्छा है, जो कि राज रहमान वाली कॉमिक्स की याद दिलाता है, और यही आई थिंक इसका एकमात्र सेविंग ग्रेस है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट द आर्ट वर्क। चलिए दोस्तों, अब इस रिव्यू वीडियो को कंक्लूड भी कर देते हैं। फर्स्ट राइटिंग असाइनमेंट के हिसाब से जॉयराज शर्मा ने अच्छा काम किया है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट ही रियली नीड्स टू शार्पन हिज स्टोरी टेलिंग टेक्निक। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम जो इंडियन ऑडियंस हैं या इंडियन रीडर्स हैं, वी आर ऑलरेडी एक्सपोज टू सम गुड क्वालिटी डिटेक्टिव स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा लाइटर नोट में मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने CID और क्राइम पेट्रोल की खुराक पर पले हुए लोग हैं हम लोग। सो अगर हम में से किसी ने 5 एपिसोड्स देखे हैं CID या क्राइम पेट्रोल के, तो हम सभी के अंदर ऑटोमेटिकली एक डिटेक्टिव अभिराज पैदा हो जाता है, और हम सेकंड गेस करने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं या हुई होंगी। सो हमारे अंदर भी वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो इमेजिन वी आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स एज द राइटर। सो आपको हमें पीछे छोड़ना है, आपको एज अ राइटर ऑडियंस को सोच के मामले में थोड़ा पीछे छोड़ना है, उनसे 2 कदम आगे रहना है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको एज अ राइटर थोड़ा सा और रहस्य, थोड़ा सा और रोमांच और थोड़ी सी और कसावट लानी पड़ेगी अपनी कहानी में, और एक फाइन प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा और हमें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। सो टुडे इफ़ यू आस्क मी to sum this review in one sentence, I would say this storyline is good because it's not bad, and it's bad because it was expected to be much better. Thank you friends. Goodbye for now.